46,000 करोड़ के घोटाले का आरोप उद्योगपति नोएडा एनसीआर का 16 महीने से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्त में, हिरासत में। मामला अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब सुनवाई मामले की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया और साथ में ये कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसकी जो गिरफ्तारी की थी वो इल्लीगल तरीके से की थी। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, जस्टिस संजीव खन्ना और सिटी संजय कुमार जी की बेंच ने, इस पर बवाल मचना तय है, हाय तौबा मचनी तय है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले के आरोपियों को रिहा कर रहा है। तो क्या है ये मामला, बताते हैं वीडियो में आगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जिस तरह की खबरें दिखाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आपको वो इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव ना खबर मिलेगी ना एनालिसिस मिलेगा। तो बस बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। आपका समर्थन, आपका प्रोत्साहन हमारे जैसे इंडिपेंडेंट चैनल्स के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ये मामला है नीरज सिंघल, जो भूषण स्टील एक जमाने में बहुत चर्चित थी, अब कुख्यात कह सकते हैं। एनसीआर में बेस्ड है ये, बाकी देश भर में इनका कारोबार फैला हुआ था। 46,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, बैंकों को चूना लगाने का, लोन लेने का, फिर उसको मनी लॉन्ड्रिंग करने का, और 150 से ज़्यादा कंपनियां इन्होंने और इनके जो भारत भूषण इन्होंने मिलकर बनाई हुई थी, ऐसा आरोप है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, सीबीआई का। तो इनको गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में, इस पैसे को खुर्द-बुर्द करने के मामले में। और ये कहा जाता है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंक हैं उसको, पब्लिक मनी को 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उस मामले में। पिछले साल जून में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जून 2023 में, और इस साल जनवरी में 8 या 6 जनवरी के आसपास इनकी जो जमानत की अर्जी है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और लगभग जो मामला है, जो दलीलें या जो आधार या जो कसौटी है, वो वही है जैसी हम ईडी के मामले में रोज सुन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी और जो सारे लोग हैं, कि इनको गिरफ्तारी के वक्त लिखित सूचना नहीं दी गई थी, लिखित में इनको कारण नहीं बताए गए थे कि क्या आपकी गिरफ्तारी के कारण है, और उसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत पर रिहा किया है। और उन्होंने लिबर्टी, जो इन दिनों बहुत एक बड़ा शब्द हो गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, तो इस मामले में भी वही हुआ। वही अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री SV राजू, उनकी दलील वही थी कि नहीं साहब, बताया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अपील किया था, उनको 3 पन्नों का कागज दिखलाया गया था, उस पर 2 स्वतंत्र गवाहों के सिग्नेचर हैं, उनको ओरली बताया गया था गिरफ्तारी के टाइम पे, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सही माना था। इन्होंने भी चुनौती दी थी अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए, नीरज सिंघल ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अपील कर दिया था कि नहीं सब फॉलो किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने फाड़ दिया, उसके सारी धज्जियां उड़ा दी उस दलील की, और सीधा उनको कहा कि 16-17 महीने से वो आदमी कैद में, हिरासत में। आमतौर पर ये जस्टिस संजीव खन्ना जी के शब्द हैं, ये हमारे नहीं, उनके शब्द है, वर्बटम हम आपको कह रहे हैं, जो सुनवाई के दौरान सामने आए, कि 16-17 महीने से ये आदमी हिरासत में है, और लिबर्टी के हिसाब से इसको हक है जमानत पे बाहर आने का, क्योंकि सुनवाई अभी शुरू होने का दूर दूर तक कोई वजह दिखता नहीं है, यानी कि, और खत्म होने की तो बात अभी पता ही नहीं है। तो उनका कहना है कि आमतौर पर इस तरह के ऑफेंसेस 2 से 3 साल में हो जानी चाहिए, उनकी सुनवाई, उनका ट्रायल हो जाना चाहिए। इस मामले में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। तो ये बात उन्होंने कही। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक, और इस मामले में उन्होंने कहा कि ये समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, हमें कहीं ना कहीं तय करना होगा। कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी दोनों इस मामले में थे। अब ये भी एक दूसरा पहलू है कि भूषण स्टील वाले हैं, तो उनके पास ये सामर्थ्य है कि वो देश के 2 दिग्गज नामचीन लोग, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों उनकी तरफ से पेश हुए, तो दलीलों में दम भी था। हालांकि दलीलों में दम से ज़्यादा इसमें यह है कि जो सुन रहे हैं न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने तय कर रखा है कि बेल इज़ द रूल और जेल इज़ द एक्सेप्शन को उसको स्थापित करना है। उसने तय कर रखा है कि वो ये जो मामला है पूरा, इसको तय करेगी ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि रूल ऑफ लॉ चलेगा। तो उन्होंने उसकी बात की कि हम रूल ऑफ लॉ के हिसाब से बात कर रहे हैं, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, उन्होंने माना।
जो उनकी दलील थी राजू साहब की कि इतना बड़ा गुनाह किया है, इतने बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी सारी कंपनियां बनाई हुई हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, वो सब बात उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ये इकोनॉमी को हिलाने जैसी, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को जो हिला दे, इतना बड़ा 46,000 करोड़, अब इस पर है तो मच नहीं है। जाहिर है कि इसको पेश किया जाएगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की लीनियंसी देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हम इतनी मेहनत से पकड़ते हैं साहब, देश का पैसा लुट गया। ये उठेगा, स्वाभाविक रूप से ट्रोलिंग शुरू हो चुकी होगी, नहीं तो हो जाएगी, और नहीं तो किसी और तरफ से आएगा ही आपको, ये कहीं ना कहीं से आएगा। जैसे आया था ना कृष्ण सुदामा का, ध्यान है आपको, जब बेंच ने दिया था कि PIL के बारे में, तो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तब क्या कहा गया था प्रधानमंत्री द्वारा के देश में इस समय सुप्रीम कोर्ट में ये हालत है कि कोई PIL लग जाए कि साहब सुदामा जो आए थे वो चावल लेकर आए थे कृष्ण जी के लिए, तो उसे भी भ्रष्टाचार मान लिया जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी आएगा, या हो सकता है कानून में ही बदलाव कर लें, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान राजू साहब ने जो दलील दी, तो जो संजय कुमार जस्टिस हैं वो पहले उस बेंच में भी थे जिसने पंकज बंसल वाला फैसला दिया था बोपन्ना जी के साथ। तो उन्होंने कहा मिस्टर राजू, आपको ध्यान है, आपको याद होगा कि इसमें हेंस फोर्थ यानी आगे से जब ये बात उठी थी पंकज बंसल वाले में गिरफ्तारी को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि उस समय ये बात उठी थी जब अधिकार दिए गए थे, वो जो फैसला आया था जिसके तहत ये क्या तय हुआ था कि गिरफ्तारी जब आप करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, कैसे आप बताएंगे, तो लिखित आदेश वाली बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए उस समय हेंसफोर्थ वाली बात थी, लेकिन ये तभी बात हुई थी कि उससे पहले के जो मामले हैं उन पर लागू नहीं होगा। तो ये पंकज बंसल वाले जजमेंट से ये जो विनय सिंघल का जो मामला है भूषण स्टील के मालिक का, MD का, ये कवर होता है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जस्टिस संजीव खन्ना ने नीरज सिंघल को, भूषण स्टील के MD को जमानत दे दी है। जमानत की वही शर्तें हैं कि अपना उनको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, उनको 438 के जो प्रावधान है उसका पालन करना पड़ेगा, यानी गवाहों को टेम्पर नहीं, मतलब प्रभावित नहीं, ये सब काम नहीं करना होगा, देश से बाहर नहीं जा सकते, हर समय अवेलेबल रहेंगे एजेंसी को जब भी उनको संपर्क करना हो, यानी एक टेलीफोन नंबर उनको देना होगा जिस नंबर पर संपर्क करके ED जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उनसे संपर्क कर सके, उनकी खोज खबर रख सके। और बाकी ट्रायल कोर्ट को उन्होंने कहा है कि जो भी और शर्तें जमानत की वो उचित समझते हैं ट्रायल कोर्ट लगा दे। तो अब जो लोग नहीं समझते कानून को, उनके लिए सरल भाषा में ये मतलब है कि भाई संविधान में, कानून में ये प्रावधान है कि आपकी गिरफ्तारी यदि किसी मामले में होगी, इस तरह के मामले में, तो आपको लिखित कारण बताया जाएगा, लिखित में बताया जाएगा, ताकि आप अपना बचाव कर सकें। आप अपने बचाव के लिए, बेल के लिए, आप जो भी तरीका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जा सकें, कारण वो कर सकें, वो उसमें से हटा दिया गया था। और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, UAPA, ये जो सारे कानून के तहत विशेष जो वो बने थे, उनके तहत वो जकड़ ऐसी थी कि एक बार आप लगा दो, अब ना तो आपको तरीका बताएंगे, ना तो कारण बताएंगे, ना कागज देंगे। वो भी मामला अभी चल ही रहा है, वो भी आ जाएगा, आना है। और चूंकि इतने सारे मामले फंसे हुए, तो टल रही थी उसकी, 17 तारीख को है, उसके बाद है, तो PMLA के प्रावधानों के ऊपर भी आएगा और बाकी उसके ऊपर भी आएगा, वो तो भी पेंडिंग है। लेकिन जो रवैया इस बीच में, तो बेंच ने लगभग कह ही दिया कि कितना ही जघन्य अपराध हो, लिबर्टी जो है इंडिविजुअल की, वो सबसे ऊपर रहेगी, कितना भी कैसा भी मामला हो। आप या तो समय पे सुनवाई करिए, केस को पहुंचाइए। तो एजेंसियों के जो हथकंडे थे, जिसके जरिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको ताकत मिली हुई थी, और फिर एजेंसियों की लगाम किसके हाथ में है, वो तो आप जानते हैं, जो राइट टू लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, जिसको सुप्रीम कोर्ट तुला हुआ है पूरे कैंपेन के तहत स्थापित करने में और समझाने में। और दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं, जिन पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो उनकी एक कठपुतलियां हैं, जिनके धागे हुकूमत के हाथ में हैं, तो हुकूमत उनसे अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे कराता है। उसके एवज में, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं ह्यूमर में, कि होलसेल हमारा, रिटेल तुम्हारा, समझे, होलसेल हमारा, रिटेल तुम्हारा। होलसेल यानी जो बड़े बड़े ऊपर के 4 जिन नामों को राहुल गांधी जी A1 A2 कहते हैं अक्सर, तो इस तरह की बात, इस तरह का मजाक, इस तरह का मुहावरा इन दिनों खूब प्रचलन में है कि ऊपर बैठे हुकूमत के 2 लोग, उनका कहना है कि होलसेल हमारा और रिटेल तुम्हारा। तो यहाँ मतलब आप अपने आकाओं की मर्जी मानिए, उनका हुक्म बजाइए, और शाह सफ़ेद कुछ मत देखिए, पूरा पश्चिम कुछ मत देखिए, दिन रात कुछ मत देखिए, जो वो कहें वो ठीक, जो उनको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो करिए। तो उसके बदले में फिर आपको ये छूट मिलती है कि आप थोड़ा
अपनी मर्जी से भी काम कीजिए रिटेल में आप। तो ऐसे बहुत मामले आते हैं जहाँ जीएसटी के मामले में, जहाँ ईडी का डर दिखा के वसूली की जाती है, जो अधिकार है उनको ब्रीच किया जाता है, तंग भी किया जाता है। हम इस मामले में ये डिस्क्लेमर दे दें कि भूषण स्टील वाले मामले में हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा कमेंट है ये उन मामलों पर है जहां कोर्ट के जरिए इस तरह की बातें सामने आई हैं, जहां कोर्ट ने ये माना है कि एजेंसियां अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं, अतिक्रमण कर रही हैं, एनक्रोचमेंट कर रही हैं, नाजायज़ तरीके से लोगों को परेशान कर रही हैं। और ऐसा कई मामलों में आया है, परविंदर सिंह खुराना के मामले में और बहुत सारे मामले में, जो कि पूरी एक लंबी लिस्ट रखी जा सकती है अब तो। और अब तो हर दिन जो भी मामला, अब से पहले 1-1.5 महीने पहले तक ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई कैसे आता, मतलब सीबीआई तो छोटी हो गई थी। पहले लोगों को डर होता था सीबीआई का। पुलिस के बाद जब भी सीबीआई की डिमांड उठती थी, इवन राजनीतिक लोग भी, फिर वो तोते वाली बात उठी कि पिंजरे में बंद तोता, ध्यान होगा आपको। तो अब वो सीबीआई तो चली गई है बैकड्रॉप में, और सीबीआई की जगह जो अब बन गया था आतंक का या डर का या पूरे उसका, कि जिसकी पकड़ से आप छूट नहीं सकते, जहां सब कुछ पीछे हो जाएगा, वो बन गए थे 2 वर्ड, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 1 महीने से नई हवा चली है सुप्रीम कोर्ट में, व्यक्ति की स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, रूल ऑफ लॉ। इस वक्त ये हो रहा है कि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का जाता है, पहले एक आध बेंच की बात थी, अब वो सारी बेंचों में लगभग दिखाई दे रहा है। ये फर्क होता है कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ठान ले, मान ले, तो देश में संविधान और कानून चलता है। ये इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन उसके लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, उसके लिए मजबूत इरादा चाहिए, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। तो अब उसका नतीजा आप देखिए कि अब जो भी केस ईडी का पहुंचता है, आज की तारीख में अपेक्षा ये होती है कि उसमें ईडी की छिलेगी, ईडी की बजेगी। तो इसीलिए ये बात उठती है। तो फिलहाल ये बहुत न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से ये बहुत 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 अच्छी खबर है जो इन दिनों हो रहा है कानून की दृष्टि से। अब ये नीचे तक हो जाए। डर ये लगता है इस देश में कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उम्मीदें जगाई, लेकिन बाद में वो ज़्यादा दिन चली नहीं, ज़्यादा दिन टिकी नहीं चीज़ें। तो ये एक आशंका या एक कहीं ना कहीं अप्रीहेंशन मन में होती है कि क्या ये जो बदलाव की हवा चल रही है ये लंबी चलेगी। तो ये हमें और आपको सबको उम्मीद करनी चाहिए कि चले, देश में कानून की ही बात चले। एजेंसियों के अंदर जो ये अहंकार आ जाता है कि वर्दी पहन ली और ऊपर से आका का इशारा है तो कुछ भी कर देंगे, जैसे हमने मामले देखे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को कई मामले में कहनी पड़ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के बीच में तो कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट्स जो कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है उनका उल्लंघन करते हैं, उस तरह के इतने मामले गुजरात हाई कोर्ट से आ रहे थे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि गुजरात हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। और फिर संजीव खन्ना साहब को या BR गवई साहब को दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी करनी पड़ी कई मामलों में। वो खबर भी बताएंगे आपको कि कितने ऐसे मामले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जिसमें सीरीज बाई सीरीज सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि क्या रहा है। इनफैक्ट जो लीगल पोर्टल्स हैं, बार एंड बेंच, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी की है। आपका मौका लगे तो उनकी साइट पर जाकर देखिए, पढ़िए, उसमें डिटेल दी है उन सारे मामलों की जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातें बोलनी पड़ी। और सिलसिलेवार एक के बाद एक है कि किस तरीके से हाई कोर्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहा है, किस तरीके से अनदेखी की जा रही है, किस तरीके से, मतलब तो ये जानने वाली चीज़ है, क्योंकि कानून जानेंगे आप तभी कानून मानेंगे। हमारा यही प्रयास है लीगल ऑब्जर्वर में कि आपको चुनिंदा खबरों के जरिए आपको इन मामलों को सरल भाषा में करके सही तरीके से आपके सामने रखें, ताकि आप यानी देश का हर नागरिक कानून समझ सके, कानून के प्रावधान समझ सके, संविधान के प्रावधान समझ सके, अपने अधिकार और अधिकार के साथ जब हम अधिकार की बात करते हैं तो उसी के साथ अपनी जिम्मेदारी भी आती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अब अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी का भी हमको ख्याल रहे। कानून जाने, कानून माने, यही है हमारा प्रयास। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको हमारी अप्रोच ठीक लगती है, तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी राय से कमेंट के जरिए हमें जरूर अवगत कराएं।
नमस्कार।